हेलो दोस्तों, मैं हूं सजल और मैं आपका स्वागत करता हूं बुक बाबू स्टूडियो में। और आज हम लोग सौरभ कुदेशिया जी के इंटरव्यू के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज के एपिसोड में मैं और अंकित भाई सौरभ कुदेशिया जी के साथ डिस्कस करेंगे कि मैथोलॉजिकल फिक्शन जॉनर के बारे में सौरभ कुदेशिया जी का क्या सोचना है और वो इसकी राइटिंग को कैसे अप्रोच करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। तो सर, आप जो मिथोलॉजिकल फिक्शन जो जॉनरा है, ये आज के समय में काफ़ी कॉम्पिटिटिव जॉनर हो गया है। तो आप इसके इस फील्ड में, इस जॉनर में जो प्रतिस्पर्धा या तुलना होती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए इसमें कंपटीशन किस लेवल पर आप करेंगे, पहली चीज तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप मिथोलॉजी को क्या समझना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें दो एंगल आते हैं आपके। एक तो ये है कि आप छोटे मोटे पॉइंट्स लेकर के कहानी को बिल्कुल ऐसे हवा में लेके चले जाएं जिसका कोई ओर छोड़ नहीं। जी। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, वो श्री कृष्ण जी ने चक्र चलाया और वो 50, 100, 300 हजार किलोमीटर दूर तक चला जा करके और वो फलाने को उन्होंने मार दिया, या फलाने को उन्होंने कहा कि तुम मर जाओ, और वो हलकल मर गया। ठीक है, अब ये हम लोग सब मानते हैं कि भाई ये हमने पढ़ा है, ये ऐसा होता है। ये आपका मिथोलॉजिकल एंगल है कि भाई वो इतने पावरफुल थे कि उनके शब्द कहने मात्र से ऐसा हो जाता था। लेकिन अब फिर वही बात आती है भाई, मैं एज ए सिंपल आदमी कैसे समझूं कि ऐसा हो सकता है, मैंने देखा ही नहीं है कुछ चीज ऐसा। ठीक है, तो अब यहां पर आप है ना बहुत सी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। जी। बहुत जी। सी चीजें आप ऐसी हैं कि जिनके बारे में आप आज के जो डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में रेफरेंस लेकर के आप वो कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि नारायणास्त्र का जैसे वर्णन किया गया था, अश्वत्थामा जी ने नारायणास्त्र पांडवों की सेना पे चलाया था। हम्म। ठीक है, अभी नारायणास्त्र को वो दोबारा क्यों नहीं चला पाए? अगर नारायणास्त्र के बारे में सिर्फ वही जानते थे, तो पहली चीज तो ये है। जी। दूसरी चीज, अगर नारायणास्त्र के बारे में सिर्फ वही जानते थे तो श्री कृष्ण जी के पास उसकी काट कैसे थी? उन्होंने कैसे कह दिया कि भाई सब कुछ छोड़ करके, हथियार डाल करके आप बैठ जाइए और ये आपका कुछ भी अंश नहीं करेगा। ठीक है, अब ये छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डीप में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। यहां पर हो ये रहा है कि दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आप वेपन को चला पा रहे हैं। ठीक है, आपने अग्नि अग्नि मिसाइल के बारे में सुना हुआ है। अगर मैं आपसे अग्नि मिसाइल के बारे में टेक्निकल जानकारी जानना चाहूँ तो आप अभी गूगल में सर्च करके बता देंगे भाई इतने किलोमीटर का है, इतने किलोमीटर की रेंज है, इतना वेट है, इतना अगर इम्पैक्ट होगा तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितने किलोमीटर का एरिया बर्बाद हो जाएगा, फलाना ढिमाका, ये सब वैसा ये। ठीक है, और मैं बता सकता हूँ कि 90% ऑफ लोग, शायद 100% लोग जो अभी इस कॉल में हैं, वो शायद ये बताएंगे कि एक बटन होता है, उसको दबाया और वो मिसाइल निकली और वो मिसाइल अपने लोकेशन पे गई और फट गई और वहां पे नुकसान हो गया और खत्म हो गया। मतलब ये एक हमारे दिमाग में एक छोटी सी इमेज बनी हुई है पिक्चरों में देख करके, वो शाकाल टाइप की पिक्चरें देख करके और जी। वो शान की पिक्चरें देख करके कि एक बटन दबाया और दो तीन चार बल्ब जले और वो खत्म हो गया। हम्म। बट ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। उसका एक बहुत 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 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, और आपने ये देखा होगा कि चंद्रयान जब गया या हम लोग जब मिसाइल वगैरह लॉन्च, पूरा पूरा एक सेटअप होता है, पूरा एक कंट्रोल सेंटर होता है जो बिल्कुल, अलग अलग बिल्कुल। फैक्टर्स को उनका कंट्रोल करता है। तो आप ये सोच के बताइए कि अश्वत्थामा, जब कहा जाता है कि अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चलाया, तो क्या अश्वत्थामा अकेला ये कर सकता था? नहीं कर सकता था, पहली हम्म। चीज। ठीक है, यहां पर भी हम ये कहते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री ने चंद्रयान लॉन्च किया। हम्म। इसका क्या मतलब है कि क्या प्रधानमंत्री जी के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो जब अपनी मर्जी से चंद्रयान लॉन्च कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, उसके लिए कि उनके पास पूरा का पूरा सपोर्टिंग स्टाफ पड़ा हुआ है बिल्कुल। जो कि उसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जानता है। भाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एंगल कितना होना चाहिए, कितना फ्यूल बचा है, कितना फ्यूल गेज पे कंट्रोल करना है, कंप्यूटराइज कैसे लोकेशन चाहिए, दुनिया भर की चीजें। मतलब आप फैक्टर्स आप अगर गिनने बैठोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है ये पूरा पूरा। छोटी बिल्कुल। छोटी चीजें मतलब लॉन्च को बंद कर देती हैं या लॉन्च को फेल कर देती हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि अगर चंद्रयान फेल हो गया, जैसा कि हुआ है, मतलब मैं उसको फेल नहीं मानता, 98% वो एक्यूरेट था। बिल्कुल। बिल्कुल। बट अगर आप कहें कि भाई दोबारा भेज दो, तो कितना टाइम लगेगा हमारे वैज्ञानिकों को? काफी टाइम लग जाएगा। कम साल से भर, कम दो दो साल साल, बिल्कुल, कम से कम साल दो आराम से। साल तो लगे ठीक है, जाएंगे। और ये आप और मैं कह रहे हैं जिनको उनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हाँ।
है ना? अभी इस डिस्कशन में एक साइंटिस्ट को लेके आए, वो हंसेगा 2 साल, अरे बोले क्या बात कर रहे हो यार, इतना तो उसका कैरियर बनाने में टाइम लग जाएगा, है ना? तो अब आप सोचिए, दुर्योधन जब उनसे कहता है कि भाई नारायण अस्त्र को यार दोबारा चला दो, तो वो नहीं कहता है, नहीं हो सकता भैया, सॉरी। हम्म। अभी उसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि ना तो आप उस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और ना आपको वो टेक्नोलॉजी समझ में आएगी। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपनी फिजिक्स की बुक हिंदी में पढ़ के बता दीजिए कि आपको कितनी समझ में आती है। नहीं समझ में आएगी। नहीं नहीं आएगी। समझ में आएगी। सही ठीक है, बात है। वही वही फिजिक्स के फिनोमेना आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कनेक्ट करेंगे। वो एक फैक्ट है, मतलब वो उसमें आप मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ ठीक है, आपका वो टच छूट चुका है। ठीक है। बिल्कुल। तो अब उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी यूज करी, कैसे करी, किधर है वो टेक्नोलॉजी, सामने है कि नहीं है, उसको हम समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। हम उसको बेसिकली मजाक मान के छोड़ देते हैं कि अरे यार उन्होंने कहा कि भाई ये पानी छोड़ दिया उन्होंने कि श्राप लग गया आपको, भाई अब इसका श्राप का क्या मतलब होता है वो हमें पता नहीं, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई कि मैं तुमको श्राप दूं कि भाई फलाने का बच्चा 50 साल के बाद और ऐसा ऐसा हो जाए, और वो हो जाएगा, मतलब 50 साल तक कौन कैलकुलेट करके रखता है? झूठ बोल रहे हो, है ना? तो वो सारी चीजें मतलब ये मुझे एक अच्छा लगा, क्योंकि मैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम कर चुका हूँ, और ये समझ के बहुत अच्छा लगता है कि हम चीजों को सिर्फ इस वजह से नकारते हैं क्योंकि हम उन्हें या तो समझ नहीं पाते हैं या हम उनसे डरते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो अब आप इसमें इस एंगल में आप अपनी इमेजिनेशन जोड़ लीजिए, और आपका आपका जो लिखने का जो कहना चाहिए स्पेस है वो अनलिमिटेड हो जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और अनलिमिटेड होने के बाद सॉलिड रहता है, क्योंकि आप तर्कों के आधार पर बात करते हैं, आप हवा में बात नहीं कर सकते, हम्म। आप हवा में बात करते ही नहीं है। हम्म। है ना? तो यहाँ पर मतलब जो मैजिकल एलिमेंट होता है, आप उसको अगर थोड़ा सा डाल भी देंगे ना तो लोगों को उसमें पता नहीं पड़ेगा कि ये मैजिक एलिमेंट है, कि ये वाकई में ऐसा हुआ था। बिल्कुल। 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 या क्योंकि वो आपके आज के हिसाब से, सोच के हिसाब से वो बढ़ता है, उस हिसाब से आपको जोड़ता है उन चीजों से। जी। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग जल्द ही आप लोगों के सामने सौरभ कुदेशिया जी के इंटरव्यू के एपिसोड 3 के साथ प्रस्तुत होंगे। और अगले एपिसोड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अपनी कहानी में अलग अलग टाइमलाइंस में सौरभ कुदेशिया जी अलग अलग लेखन शैली का प्रयोग करते हैं और अलग अलग शैली के शब्द चयन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सौरभ कुदेशिया जी को कितनी कठिनाई आई थी अपनी लेखन शैली को टाइमलाइन के हिसाब से चेंज करने में, सौरभ कुदेशिया जी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, हम लोग अगले एपिसोड में यही डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं, अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड आने के साथ ही आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।